वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 4 भारत में पर्यावरण आंदोलन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये BA सेकेंड ईयर ह्यूमन राइट्स का आइए इसको शुरू करते हैं। भारत में पर्यावरण आंदोलन मूल रूप से लोगों के जल, जंगल और ज़मीन से जुड़े परंपरागत अधिकारों को पुनः स्थापित करने के संघर्ष से जुड़े हैं। ये आंदोलन आधुनिक विकास के मॉडल की आलोचना ही नहीं करते बल्कि विकल्प भी पेश करते हैं। ऐसा विकल्प जो विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी प्रदान करता है, लोगों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा करता है तथा आम लोगों की विकास प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करता है। इन आंदोलनों की एक और विशेषता ये है कि उन्होंने जन आंदोलन का रूप ग्रहण किया है, जिसमें आम जनता, खासकर महिलाओं तथा युवकों ने बढ़ा चढ़ाकर भाग लिया। भारत में पर्यावरण आंदोलन गांधीवादी तरीकों, अहिंसा और सत्याग्रह के प्रयोग को दर्शाते हैं। पर्यावरण आंदोलन विकास विद्रोही आंदोलन नहीं है, केवल विकास को पर्यावरण संरक्षण आधारित करने, विकास परियोजनाओं को सामाजिक तथा मानवीय मूल्य आधारित बनाने तथा आम आदमी के परंपरागत अधिकारों के संरक्षण तथा विकास योजना में उनकी भागीदारी का समर्थन करते हैं। ये आंदोलन भारतीय राज्य के विकास की उन नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जो आम आदमी से उसके संसाधन को छीन विशिष्ट वर्ग के हितों को संरक्षित कर रहा है तथा जो अंत पर्यावरणीय विनाश को प्रोत्साहन कर रहा है। अंत पर्यावरण आंदोलन पर्यावरण विनाश तथा संसाधनों के असमान वितरण को समाप्त कर एक पर्यावरणीय लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास है। ये न भारत बल्कि विश्व पर्यावरण संकट का भी एक स्थायी उत्तर प्रदान करते हैं। अपिको आंदोलन वनों और वृक्षों की रक्षा के संदर्भ में खंडवाल हिमालयवासियों का चिपको आंदोलन का योगदान सर्वविदित है। इसमें भारत के अन्य भागों में भी अपना प्रभाव दिखाया। उत्तर का यह चिपको आंदोलन दक्षिण में अपिको आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। अपिको कन्नड़ भाषा का शब्द है जो कन्नड़ में चिपको का पर्याय है। पर्यावरण संबंधी जागरूकता का यह आंदोलन अगस्त 1993 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ। यह आंदोलन पूरे जोश से लगातार 38 दिनों तक चलता रहा। युवा लोगों ने भी जब पाया कि उनके गांव के चारों ओर के जंगल धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं तो वह इस आंदोलन में जोर शोर से लग गए। लोगों ने पाया कि कागज पर तो प्रति एकड़ 2 पेड़ों की कटाई दिखाई जाती है, लेकिन असल में काफ़ी अधिक पेड़ काटे जाते हैं और कई क्षतिग्रस्त कर दिए जाते हैं। इसमें वनों का सफाया होता जा रहा है। सितंबर 1993 में सलकाली तथा निकट के गांव से युवा तथा महिलाओं के पास के जंगलों तक 5 मील की यात्रा तय करने वहां के पेड़ों को गले लगाया। उन्होंने राज्य के वन विभाग के आदेश से कट रहे पेड़ों की कटाई रुकवाई। लोगों ने हरे पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध की मांग की। उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद कर कहा कि हम व्यापारिक प्रयोजनों के लिए पेड़ों को बिल्कुल भी नहीं कटने देंगे और पेड़ों पर चिपककर हठ धमिकता अपना कर बोले कि पेड़ काटने हैं तो पहले हमारे ऊपर कुल्हाड़ी चलाओ। वे पेड़ों के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो गए। जंगल में लगातार 38 दिनों तक चले विरोध आंदोलन ने सरकार को पेड़ों की कटाई रुकवाने का आदेश देने के लिए मजबूर किया। यह आंदोलन इतना लोकप्रिय हो गया कि पेड़ काटने आए मजदूर भी पेड़ों की कटाई छोड़कर चले गए। नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलन की परिपक्वता का उदाहरण है। इसने पहली बार पर्यावरण द्वारा विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया, जिसमें न केवल
स्थापित लोगों बल्कि वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों तथा आम जनता की भी भागीदारी रही। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन 3 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण नीति पर कोई सहमति नहीं बन पाई। 1959 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया ताकि जल संबंधी विवाद का हल करके परियोजना का कार्य शुरू किया जा सके। 1979 में न्यायाधिकरण सर्वसम्मति पर पहुंचा तथा नर्मदा घाटी परियोजना ने जन्म लिया। इसमें नर्मदा नदी तथा उसकी 4134 नदियों पर जो विशाल बांधों, गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध, 28 मध्य बांध तथा 3000 जल परियोजनाओं का निर्माण किया शामिल था। 1985 में इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $450 करोड़ का लोन देने की घोषणा की। सरकार के अनुसार इस परियोजना से मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की 2.27 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए जल मिलेगा, बिजली का निर्माण होगा, पीने के लिए जल मिलेगा तथा क्षेत्र में बाढ़ को रोका जा सकेगा। नर्मदा परियोजना ने एक गंभीर विवाद को जन्म दिया और एक और इस परियोजना को समृद्धि तथा विकास का सूचक माना जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप सिंचाई, पेयजल की आपूर्ति, बाढ़ पर नियंत्रण, रोजगार के नए अवसर, बिजली तथा सूखे से बचाव आदि लाभों को प्राप्त करने की बात की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अनुमान है कि इससे 3 राज्यों की 37,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी। इसमें 13,000 हेक्टेयर वन भूमि है। यह भी अनुमान है कि इससे 248 गाँव के 1 लाख से अधिक लोग विस्थापित होंगे। इसमें 58% लोग आदिवासी क्षेत्र के हैं। इस परियोजना के विरोध ने अब एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। 1980-47 के दौरान जनजातियों के अधिकारों की समर्थन गैर सरकारी संस्था ऑफ बिहानी के नेता अनिल पटेल ने जनजातीय लोगों के पुनर्वास के अधिकारों को लेकर हाई कोर्ट तथा सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के परिणाम स्वरूप गुजरात सरकार ने दिसंबर 1987 में एक पुनर्वास नीति घोषित की। दूसरी ओर 1979 में मेधा पाटिल द्वारा लाए गए नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरदार सरोवर परियोजना तथा इससे विस्थापित लोगों के पुनर्वास की नीतियों का कार्यान्वयन की खामियों को उजागर किया। शुरू में आंदोलन का उद्देश्य बांध को रोककर पर्यावरण विनाश तथा इससे लोगों के विस्थापन को सरकार द्वारा दी जा रही राहत कार्यों की देखरेख तथा उनके अधिकारों के लिए न्यायालय में जाना बन गया। आंदोलन की यह भी मांग है कि जिन लोगों की ज़मीन ली जा रही है उन्हें योजना में भागीदारी का अधिकार होना चाहिए। उन्हें अपने लिए न केवल उचित भुगतान का अधिकार होना चाहिए बल्कि परियोजना के लाभों में भी भागीदारी होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने वर्तमान विकास के मॉडल पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो एक जन आंदोलन के रूप में उभरा, कई समाज सेवियों, पर्यावरणविदों, छात्रों, महिलाओं, आदिवासियों, किसानों तथा मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का एक संगठन समूह बना। आंदोलन ने विरोध के कई तीखे तरीके अपनाए, जैसे सूखा, भूख हड़ताल, पदयात्रा, समाचार पत्रों के माध्यम से तथा फिल्मी कलाकारों तथा हस्तियों को अपने आंदोलन में शामिल कर अपनी बात आम लोगों तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके मुख्य कार्यकर्ताओं में मेधा पाटिल के अलावा अनिल पाटिल बुक सम्मान से नवाजी गई, अरुंधति राय, बाबा आमटे आदि शामिल हैं। चिपको आंदोलन
मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया आंदोलन है। इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगाया ताकि उन्हें कोई काट ना सके। यह अलिगन दरअसल प्राकृतिक और मानव के बीच प्रेम का प्रतीक बना और इससे चिपको की संज्ञा दी गई। चिपको आंदोलन का मूल केंद्र रैनी गांव जिला चमोली था, जो भारत तिब्बत सीमा के जोशीमेठ से लगभग 22 किलोमीटर दूर ऋषि गंगा और विष्णु गंगा के संगम पर बसा है। वन विभाग ने इस क्षेत्र के अंगू के 2451 पेड़ साइमन कंपनी को ठेके पर दिए थे। इसकी खबर मिलते ही चंडी प्रसाद भट्टे ने नेतृत्व में 14 फरवरी 1974 को एक सभा की गई, जिसमें लोगों को जताया गया कि यदि पेड़ गिराए गए तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये पेड़ ना सिर्फ हमारी चारे, जलवन और जड़ी बूटी की ज़रूरतें पूरी करते हैं, बल्कि भट्टी का संरक्षण भी रोकते हैं। चिपको आंदोलन की मांग प्रारंभ में आर्थिक थी, जैसे वनों और वनस्पतियों का शोषण करने वाली दोहन की ठेकेदार प्रथा को समाप्त कर वन श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण, नया वन बंदोबस्त और स्थानीय छोटे उद्योगों के लिए रियायती कीमत और पर कच्चे माल की आपूर्ति। धीरे धीरे चिपको आंदोलन परंपरागत अल्पजीवी विनाशकारी अर्थव्यवस्था के खिलाफ स्थायी अर्थव्यवस्था इकोलॉजी का एक सशक्त जन आंदोलन बन गया। अब आंदोलन का मुख्य मांग थी हिमालय के वनों की मुख्य उपज राष्ट्र के लिए जल और कार्य मिट्टी बनाना, सुधारना और उसे टिकाए रखना है। इसलिए इस समय खड़े हरे पेड़ों की कटाई उस समय 10 से 25 वर्ष तक स्थानित रखी जानी चाहिए। अब तक राष्ट्रीय वन नीति की घोषित उद्देश्यों के अनुसार हिमालय में कम से कम 60% क्षेत्र पेड़ों से ढक ना जाए। मृदा और जल संरक्षण करने वाले इस प्रकार के पेड़ों का युद्ध स्तर का रोपण किया जाना चाहिए, जिससे लोग भोजन, वस्त्र आदि की अनिवार्य आवश्यकताओं में स्वावलंबी हो सके। चिपको आंदोलन का पर्याय एक महिला आंदोलन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके अधिकांश कार्यकर्ताओं में महिलाएं ही थी तथा साथ ही यह आंदोलन नारीवादी गुणों पर आधारित था। 25 मार्च 1974 को जब ठेकेदार रैनी गांव में पेड़ काटने आए, उस समय पुरुष घरों में नहीं थे। गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने कुल्हाड़ी लेकर आए ठेकेदारों को यह कहकर जंगल से भगा दिया कि यह जंगल हमारा मायका है, हम इसे काटने नहीं देंगे। मायका महिलाओं के लिए वह सुखद स्थान है जहां संकट के समय उन्हें आश्रय मिलता है। वास्तव में पहाड़ी महिलाओं और जंगलों का अटूट संबंध है। पहाड़ों की उपज मिट्टी के बहकर चले जीने से रोजगार के लिए पुरुषों के पलायन के स्वरूप गृहस्थी का सारा भार महिलाओं पर ही पड़ता है। पशुओं के लिए घास चारा, रसोई के लिए ईंधन और पानी का प्रबंधन करना खेती के अलावा अन्य मुख्य कार्य हैं। इनका वनों से सीधा संबंध है। वनों की व्यापारिक दोहन की नीति ने घास चारा देने वाली चौड़ी पत्तियों के पेड़ों को समाप्त कर सर्वत्र चीड़, देवदार के शंकुधारी धरती को सूखा बना देने वाले पेड़ों का विस्तार किया। मोटर सड़कों के विस्तार से होने वाले पेड़ों के कटाव के कारण रसोई के लिए ईंधन का अभाव होता है। इन सबका भार महिलाओं पर ही पड़ता है। अंत इस विनाश लीला को रोकने की चिंता वनों से प्रत्यक्ष बूटी महिलाओं के अलावा और कौन कर सकता है। वह जानती थी कि मिट्टी के बहकर जाने से तथा भूमि के अनुपजाऊ होने से पुरुषों को रोजगार के लिए शहरों में जाना पड़ता है। मिट्टी रुकेगी और बनेगी तो खेती का आधार मजबूत होगा, पुरुष घर पर टिकेंगे। इसका एकमात्र उपाय हरे
पेड़ों की रक्षा करना, क्योंकि पेड़ मिट्टी को बनाने और पानी देने का कारखाना है। चिपकू आंदोलन के दौरान महिलाओं के वनों के प्रबंधन में अपनी भागीदारी की मांग भी की। उनका तथ्य था कि वह औरत ही है जो ईंधन, चारे, पानी आदि को एकत्रित करती है। इसके लिए जंगल का प्रश्न उसकी जीवन मृत्यु का प्रश्न है। अंत वनों से संबंधित किसी भी निर्णय में उसकी राय को शामिल करना चाहिए। चिपको आंदोलन ने वंदना शिवा को विकास के एक नए सिद्धांत पर्यावरण नारीवाद के लिए प्रेरणा दी। इसमें पर्यावरण तथा नारी के बीच अटूट संबंधों को दर्शाया गया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ आवाज़ उठाने में महिला कितनी सक्रिय रही है। चिपकू ने उन पहाड़ी महिलाओं को जो हमेशा घर की चार दीवारी में कैद रहती थी, बाहर निकलकर लोगों के बीच प्रतिरोध करने तथा अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका दिया। इतने यह भी दर्शाए कि किस प्रकार महिलाएं पेड़ पौधे से संबंध रखती है और पर्यावरण के विनाश से कैसी उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। अंत चिपकू पर्यावरण आंदोलन ही नहीं बल्कि पहाड़ी महिलाओं के दुख दर्द, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का विनाश से कैसे उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। अंत चिपकू पर्यावरण आंदोलन ही नहीं है बल्कि पहाड़ी महिलाओं के दुख दर्द, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का भी आंदोलन है। टेहरी बांध विद्रोही आंदोलन। टेहरी बांध उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भगीरथी और भिगना नदी पर बना एशिया और सबसे बड़ा तथा विश्व का 5वां सर्वाधिक ऊंचा अनुपातिक ऊंचाई 260.5 मीटर बांध है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य जल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना तथा पानी बिजली परियोजना का निर्माण करना है। इसकी स्वीकृति 1972 में योजना आयोग ने दी थी। ठीकनी जल विद्युत परियोजना से अभी प्रतिवर्ष 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों के लोगों को बिजली तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। 2016 में जब यह अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करेगा तो 2400 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न होगा। इस परियोजना का सुंदरलाल बहुगुणा तथा उनके पर्यावरणविदों ने कई आधारों पर विरोध किया। इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज द्वारा हिटरी बांध के मूल्यांकन की रिपोर्ट के अनुसार यह बांध टिहरी कस्बे और उसके आसपास के 30 गांवों को पूर्ण रूप से तथा 72 अन्य गांव आंशिक रूप से जलमग्न कर देगा। इससे 85,600 लोग विस्थापित हो जाएंगे। इस परियोजना से 5200 हेक्टेयर भूमि, जिसमें से 16 हेक्टेयर कृषि भूमि होगी, जो जलाशय की भेंट चढ़ जाएगी। अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि ठीकरी बांध टेहर भूकंपीय सक्रियता के क्षेत्र में आता है और अगर रिएक्टर पैमाने पर 8 की तीव्रता से भूकंप आया तो ठीकरी बांध के टूटने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उत्तरांचल सहित अनेक मैदानी इलाके डूब जाएंगे। ठीकरी बांध विद्रोही आंदोलन ने इस परियोजना से क्षेत्र के पर्यावरण, ग्रामीण जीवन शैली, वन्यजीव, कृषि और लोक संस्कृति को होने वाली क्षति की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। उम्मीद की जाती है कि इसका सकारात्मक प्रभाव स्थानीय पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ विस्थापित लोगों के पुनर्वास में मानवीय सोच के रूप में देखने को मिलेगा। चिल्का बचाओ आंदोलन। चिल्का उड़ीसा में स्थित एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसकी लंबाई 72 किलोमीटर तथा चौड़ाई 25 किलोमीटर और क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर। चिल्का 158 प्रकार की प्रवासी पक्षियों तथा चीते की व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों का निवास स्थान है। यह 1992 गांवों की आजीविका का भी साधन है, जो
मत्स्य पालन खासकर झींगा मछली पर निर्भर है। 50,000 से अधिक मछुआरे तथा 2 लाख से अधिक जनसंख्या वाली आजीविका के लिए चिल्का पर निर्भर है। साथ मछली पालन तो कई शताब्दियों से चिल्का क्षेत्र का परंपरागत पेशा है। मछुआरों का यहाँ मछली पकड़ना का अधिकार अफगानी शासन के समय से प्राप्त है। यहाँ तक कि ब्रिटिश शासन में भी मछुआरों के अधिकारों की रक्षा मछुआरों के संघ स्थापित कर की गई। चिल्का का प्राचीन समय से मछली उत्पादन, सहकारिता तथा ग्रामीण लोकतंत्र का एक शेष तथा प्रेरणा इतिहास रहा है। 1992 में 192 गाँव के लोगों आजीविका के आधार $52 के विद्रोह में मुख्यमंत्री बिजू पटनायक से मिले, लेकिन काफ़ी समय के बाद भी सरकार की तरफ से कोई नकारात्मक जवाब नहीं मिला। चिल्का क्षेत्र के समस्त जनता ने हुलकर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा संगठित क्रांतिदर्शी युवा संगम के सहयोग से उस बांध को तोड़ना शुरू किया जो चिल्का के अंदर टाटा ने बनवाया था। इस जन आंदोलन को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने दिसंबर 1992 को टाटा को दिए गए पट्टे के अधिकार को रद्द कर दिया। इस प्रकार चिल्का बचाओ आंदोलन ने न केवल स्थानीय पर्यावरण बल्कि लोगों के परंपरागत अधिकारों को पाने में भी सफलता हासिल की। सैटेलाइट घाटी आंदोलन। केरल की शांत घाटी 79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो अपनी धनी जीविका के लिए मशहूर है। 1980 में यहाँ कुर्तीपूछ नदी पर कुंदेरमुख परियोजना के अंतर्गत 200 मेगावाट बिजली निर्माण हेतु बांध का प्रस्ताव रखा गया। केरल सरकार इस परियोजना के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन इस परियोजना के विरोध में वैज्ञानिकों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं तथा क्षेत्रीय लोगों के आवाज़ गूंजने लगे। इसका मानना था कि इससे इस क्षेत्र के कई विशेष फूलों, पौधों तथा लुप्त होने वाली प्रजातियों को खतरा है। इसके अलावा यह पश्चिमी घाट की कई सदियों पुरानी संतुलित परिस्थितियों को भारी हानि पहुंचा सकता है। लेकिन राज्य सरकार इस परियोजना को किसी की परिस्थिति में संपन्न करना चाहती थी। अंत में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस विवाद में मध्यस्थता की और अंतर्राज्यीय सरकार को इस परियोजना को स्थगित करना पड़ा, जो घाटी के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मील का पत्थर साबित हुआ। दोस्तों, ये प्रश्न पूरा हुआ। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।